ट्री प्रोटोकॉल को सीखना ज़रूरी है और इसकी तमाम अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। रूट पोर्ट्स, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और इसके अलावा रूट ब्रिज इलेक्शन, इन तमाम तर चीज़ों का पता होगा आपको, वो तो तभी आपको क्लियर होगा ईथर चैनलिंग। मैं बताता हूँ ना फिर। अच्छा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो अहम और पहली बात हम लोगों ने ये की थी कि जब हम लोग नेटवर्किंग के अंदर एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं और नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जब उनकी कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके लिए हम हमेशा एक्टिव और बैकअप लिंक्स जो है ना उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जिसके लिए जो बैकअप लिंक होता है वो डाउन रहता है, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती, वो बेसिकली अल्टरनेट लिंक के तौर पर काम कर रहा होता है। और तब एक्टिव होता है जब जो आपका एक्टिव पाथ होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लिंक डाउन होता है या कोई इस तरह से इशू क्रिएट होता है, तो तब बैकअप पाथ एक्टिव होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। एक टोपोलॉजी से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। स्क्रीन पे share। जी, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सिंपल टोपोलॉजी है। उसमें अगर मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं तो उसमें से जो रूट स्विच होगा, रूट स्विच की जो जो पोर्ट्स, जो जो इंटरफेसेस आगे किसी भी स्विच के साथ कनेक्टेड हुई होंगी, तो और वो अगर रूट ब्रिज है तो वो इंटरफेसेस क्या कहलाते हैं? वो इंटरफेसेस उन पोर्ट्स को क्या कहते हैं? कौन सी पोर्ट्स होती हैं आप बताइए? रूट स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं स्पैनिंग ट्री के केस में? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहते हैं उनको। ठीक है, और नॉन रूट स्विच की हर वो पोर्ट जो कि आके रूट स्विच के साथ कनेक्ट होती है उसको रूट पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा बाकी की जो पोर्ट्स होती हैं वो अल्टरनेटिव पोर्ट्स या ब्लॉकिंग पोर्ट्स कहलाती हैं। और कुछ जो है वो अगर किसी भी तरह से कोई पॉलिसी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो तो डिसेबल स्टेट में चली जाती हैं, जिसको एरर डिसेबल स्टेट कहा जाता है, जहाँ पर हम रूट गार्ड या बीपीडीयू गार्ड को इनेबल करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट था। डेजिग्नेटेड पोर्ट जो रूट ब्रिज होता है उसकी जो पोर्ट्स बाकी तमाम तर स्विचेस के साथ जाकर कनेक्टेड होती हैं उनको डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था आपने? जी। अच्छा, ये बात एक। और दूसरा, जो हमारे रूट ब्रिज की जो पोर्ट्स, वो तो इट्स ओके, बाकी तमाम तर स्विचेस के साथ जाकर कनेक्टेड होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहलाती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे नेटवर्क के अंदर, बड़ी अहम बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा तो तभी आपको जो है वो बाकी तमाम तर आगे की कहानी समझ आएगी। उसके लिए आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं इनकी जो इंटरफेसेस होते हैं उनकी बैंडविड्थ होती है मुख्तलिफ तरह की, उसकी उनकी कैपेबिलिटी होती है कि कितना डाटा वहाँ से पास हो सकता है। जिनको जैसे हम कहते हैं इथरनेट पोर्ट्स हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं या गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स हैं, जिसके हिसाब से हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में इनकी कॉस्ट भी कैलकुलेट की थी कि अगर हमारे पास
1 गीग की पोर्ट है तो उसकी क्या कॉस्ट थी, कोई याद है आप लोगों को? फास्ट इथरनेट की तो याद होगी ना, जो हमने कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी? सर 10,000 है 1 गीग की तकरीबन। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में। 1900 फास्ट थी। जी 19 थी उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो वो जो बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट होती है, यानी जितना हायर इंटरफेस होगा उतनी कम कॉस्ट होगी। लेकिन अगर इंटरफेस बिल्ट इन ही जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं वो इंटरफेस ही अगर कम है, उसकी बैंडविड्थ ही कम है, तो उसके केस में हम कैसे उसकी बेसिकली उस इंटरफेस की ओवरऑल बैंडविड्थ को हम नेटवर्क के अंदर बढ़ा सकते हैं। इस चीज को हम लोग आज स्टडी करेंगे ईथर चैनल के केस में। नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि आप देखें कि हमने जब एक टोपोलॉजी बनाई थी, बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जैसे हमारे पास एक्टिव और बैकअप के केस में इनकी कनेक्टिविटी हो रही थी, लाइक यहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। क्रॉस केबल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी केबलिंग का टॉपिक मैं करवाऊंगा आप लोगों को। सेम डिवाइसेस के दरमियान में हमेशा क्रॉस केबल को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, कुछ टाइम लेंगे। ये जो टाइम लेते हैं इसको क्या कहते हैं आप बताएं। आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब कह रहे हैं क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, आप दोनों को। जी बताएं। ये जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इस टाइम के दौरान में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में? लिसनिंग, लर्निंग, आगे फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग, डिसेबल स्टेट, ठीक है। जब ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एक इंटरफेस जो है वो एक्टिव हो गया और दूसरा बैकअप रह गया, ठीक है। लेकिन ये जो एक्टिव इंटरफेस है, ज्यादातर फास्ट इथरनेट की जैसे हमारे पास कनेक्टिविटी हुई हुई है स्विच के केस में, तो इसकी जो टोटल बैंडविड्थ यानी यहाँ से जो डाटा पास हो सकता है, वो फास्ट इथरनेट के केस में यहाँ पर कितना 100 MB का डाटा पास हो सकता है। फास्ट इथरनेट की ये कैपेबिलिटी होती है ना। जो न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ा सा इस चीज के बारे में मैं बताता चलूँ। ये जो पोर्ट्स होती है ना, मेमोरी की यूनिट्स का तो अंदाजा है आपको? मेमोरी जो होती है हमारे मोबाइल्स लैपटॉप्स के अंदर, क्या क्या होता है ये मेमोरी की यूनिट्स, थोड़ा सा बताएं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेमोरी की? बिट से स्टार्ट होती है, ठीक है। किसी भी जो यूनिट यूनिट किसी को बोलते हैं, इकाई को, किसी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी की कम से कम मिकदार जो होती है, तो वो एक जो मेमोरी की जो कम से कम मिकदार जो जिसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो बिट में कैलकुलेट करते हैं, 1 बिट, ठीक है। 8 बिट्स जब आपस में ऐड होती हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा। इसी वजह से कह रहा होता हूँ क्वेश्चन जितना भी हल्का हो आप पूछ लिया करें, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो आपको पूरा टॉपिक नहीं समझ आएगा। मेमोरी की यूनिट जो होती है ना, वो बिट होती है, सिंपल बिट, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बिट्स जब मिलती है ना, 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है ना 1024 बाइट्स जो हैं वो मिलती हैं, तो 1 किलो बाइट बनाती हैं। केबी उसको बोलते हैं बेसिकली, किलो बाइट, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, किलो बाइट, ठीक है। किलो बाइट को केबी भी बोलते हैं। पहले हम लोग जब जो है ना 2000s के दौर में, 2005 2006 में आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया होगा, ठीक है, तो तब आप केबीज की फॉर्मेट जो है ना, अब पैकेजेस लगवाते होते थे मोबाइल में, रैम्स भी ऐसे आती थी। केबीज तो है नहीं, कम से कम एमबीज तक का से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद 1024 केबीज जो है ना, किलो बाइट्स को केबी भी बोलते हैं, वो जब मिलते हैं तो वो इक्वल होते हैं 1 मेगाबाइट। अब याद आया, ये मैग ऐसे होती है बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी और इसकी बेसिकली कैलकुलेशन, मेगाबाइट। फिर 1024 MB यानी मेगाबाइट जब मिलते हैं, तो एक, अब जो हमारे आजकल के दौर में जीबी वाला दौर है ना, तो जीबी गीगाबाइट्स बनाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रीज में चले जाएं ज्यादातर, तो वहां पर जीबीज के बजाय टीबीज के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो 1024 ऐसे ही आपस में मिलती हैं, तो एक बेसिकली
आते हैं, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट होता है, ऐसे चलता है। तो ये बेसिकली मेमोरी की यूनिट्स हैं। तो अब जो इंटरफेसेस होते हैं ना, फास्ट इथरनेट, इथरनेट होता है या फास्ट इथरनेट होता है या गीगाबिट इथरनेट होता है, ये तीन आपको ज्यादा नेटवर्क्स के अंदर नजर आएंगे, इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है फास्ट इथरनेट, इसका ये मतलब होता है कि कितना 100 MB का डेटा पास कर सकता है एक उसमें, 1 सेकंड के अंदर इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, जो स्पीड होती है, ठीक है। डेटा इधर से एक वक्त में 100 MB का डेटा पास हो सकता है उस पोर्ट से, उस इंटरफेस से, ये केबल लगा के जो जाते हैं हम लोग लेके, ठीक है। उसके बाद इथरनेट जो है वो 10 MB का डाटा पास करता है, इथरनेट इंटरफेस जो होता है। और जो गीगाबिट इथरनेट होता है वो 1000 MB, हम लोग आम 1024 होता है लेकिन हम उसको 1000 ही कंसिडर करते होते हैं, ठीक है। 1000 MB का डाटा यानी 1 GB, 1 गीगाबिट का बाइट का जो डाटा है वो पास करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये बात जब आपको समझ आ गई, अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझिएगा कि अगर यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अब हमारे पास अभी तो फैसिलिटी अवेलेबल थी गीगाबिट इथरनेट की, ठीक है, दो इंटरफेसेस गीगाबिट इथरनेट के थे। लेकिन अगर कोई स्विच है जिसके तमाम तर इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट के ही हैं, ये तमाम तर इंटरफेसेस इथरनेट के ही हैं, ऐसे भी होता है, अपलिंक्स भी बाज़ औक़ात सेम बैंडविड्थ के होते हैं, ना भी हो, हमारे पास मल्टीपल चूंकि स्विचेस के साथ कनेक्टिविटी हुई होती है, तो एक दो इंटरफेसेस अगर जैसे यहाँ पर इस केस में देखें तो यहाँ पर कितने इंटरफेसेस, दो इंटरफेसेस जो हैं वो गीगाबिट इथरनेट के हैं और बाकी सारे फास्ट इथरनेट के हैं। यानी कि 24 जो इंटरफेसेस हैं उनकी जो कैपेबिलिटी जो है वो 100 MB की जो है ट्रांसफरिंग की है, जबकि जो दो इंटरफेसेस हैं उनकी 1000 की है। यानी इन सब की मिला के और इन दोनों की मिला के करीब करीब बनती है। इस वजह से ये अहम चीज है। लेकिन अब यहाँ पर इनके दरमियान में अब असल जो है ना, इसकी इन स्विचेस के आगे क्या हम कंसिडर करते हैं कि मजीद स्विचेस नहीं है, जस्ट इन्हीं दो स्विचेस के दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है। इन स्विचेस की लैन में कुछ डेस्कटॉप्स, कुछ पीसीज, कोई और एंड डिवाइसेस लगी हुई हैं बहुत सारी। क्या पता, हो सकता है कि इससे आगे ये स्विच हो और इसके बाद आगे इंटरनेट हो, जहां पर इन सब लोगों ने इंटरनेट में जाना हो, ठीक है, आगे कोई भी और कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये तीन ही डिवाइसेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये तीन डिवाइसेस इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें बहुत डिटेल में जाके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर चैनल सिंपली बताएं तो अभी मैं उससे थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन पहले मैं मोमेंटम बना रहा हूँ क्लास का, ताकि आपको असल बात, मुद्दा समझ आ जाए कि उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइसेस कनेक्ट हो गई, यहाँ से भी कितना, ये भी फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, ये भी फास्ट इथरनेट है। यहाँ से लेट्स सपोज 100 MB का डेटा आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी 100 का आ सकता है, यहाँ से भी 100 का आ सकता है। लेकिन यहाँ स्विच से आगे इसने इन तमाम का डेटा पास करना है इस स्विच ने, और इसके पास तो टोटल कैपेबिलिटी 100 MB की है। इसका मतलब यहाँ पर बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास जो है ना फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी डाटा की। डाटा यहाँ पर बेसिकली रश पड़ जाएगा, इतना ज्यादा डाटा आ जाएगा और आगे इंटरफेस ही जो है कम है। जैसे एक दरवाजा हो, 50 लोग एक ही वक्त में उससे निकलना शुरू की कोशिश कर लें, सब तो नहीं एक वक्त में निकल पाएंगे, तो वहां पे बफरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज से, एक तो इस चीज से अवॉइड करना है हम लोगों ने। उसके लिए एक तो हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर तो हमारे पास गीगाबिट इंटरफेस है तब तो कोई इशू नहीं है, वो तो इन सब का डाटा एक वक्त में पास कर लेगा। इवन ऐसे 10 पीसीज लगे हों तब भी उनका डाटा पास कर लेगा। अगर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, एक प्रॉब्लम ये, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमने इंटरफेसेस जो बैकअप बना लिया था, पोर्ट फास्ट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया था, ऑब्वियसली हम दोनों इंटरफेसेस को अलग अलग यहाँ पर नहीं चला सकते। ये नहीं कर सकते कि ये वाली पोर्ट भी अप हो और ये वाली पोर्ट भी अप हो। क्यों? कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये कहता है कि जैसे ही आपके दो इंटरफेसेस एक ही दो स्विच के दरमियान में डायरेक्टली अगर कनेक्टेड हैं, आप में तो लूप्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब सोल्यूशन हमारे पास ये तो नहीं है कि इन दोनों इंटरफेसेस को अलग अलग हम यूज कर सकें। उसके लिए प्रॉब्लम आपको समझ आ गई? तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि दोनों को अप करें और ये लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दें, इस इन केस इसके बजाय कि हम एक एक्टिव और एक बैकअप पाथ रखें। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो गेटवे वाली डिवाइसेस होती हैं उसमें HSRP या VRRP प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं बाहर इंटरनेट से। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका इतना अच्छी नेटवर्किंग नहीं हुई होती, वो क्या करते हैं, इंटरनेट तो उन्होंने मल्टीपल ISP से लिए होते हैं, लेकिन
कुछ को एक्टिव और कुछ को स्टैंड बाय रखा होता है, एक एक्टिव और एक को स्टैंड बाय, यानी एक आईएसपी से कोई मसला होगा, नेट आना बंद होगा, तब मैनुअली दूसरा शिफ्ट करेंगे, इसको फेल ओवर कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड का जी। हेलो। अच्छा, आते हैं फिर से बात के ऊपर। समझ आ गया प्रॉब्लम क्या था हमारा, कि अब हम लोग ये काम, ये सॉल्यूशंस हमें चाहिए कि एक तो लैन की डिफरेंट ज़्यादा बैंडविड्थ को भी हमने कंट्रोल करना है, और दूसरा मैं आईएसपीज के केस में बात कर रहा था कि वो मैनुअल शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। उससे बेहतर हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशन होता है कि हम गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल्स चलाएं, कि वो बेसिकली एक्टिव और बैकअप के बजाय दोनों ही एक वक्त में एक्टिव हो जाएं, दोनों एक्टिव होकर काम भी करें, और इन केस एक डाउन होता है तो फिर उसकी ट्रैफिक भी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। दोनों हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो वही सेम काम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे इथर चैनलिंग के केस में। इथर चैनल हमें बेसिकली ये कहता है कि हम मुख्तलिफ इंटरफेसेस जो होते हैं उनको एक बाइंडिंग करके एक इंटरफेस के तौर पर हम बिहेव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमने, अगर मैक्सिमम 6 पोर्ट्स हैं इनके, इसके केस में होता है, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास अभी 3 इंटरफेसेस हमें रिक्वायर्ड हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम ये 300 जो है ना एमबीज का डेटा जो है ना एक वक्त में आगे जाए। उसके लिए हम लोग ये 3 पोर्ट्स इसकी यूटिलाइज कर रहे हैं। इनको सीक्वेंस में हम करते हैं बाद में, अभी तो हमने रैंडमली कनेक्ट की थी ना आपको समझाने के लिए। ये 3 इंटरफेसेस हम लोग ये चाहते हैं कि तीनों इंटरफेसेस एक ही वक्त में अप भी हो जाएं और लूप्स भी ना जनरेट हों। तो उसके लिए फिजिकली तो ये पोर्ट्स हमारे पास 3 अलग अलग ऐसी होंगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल अप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर के अंदर इन तीनों पोर्ट्स की बाइंडिंग हो जाएंगी, और ये तीनों पोर्ट्स मिलकर एक पोर्ट का काम करना शुरू कर देगी। बाहर देखने में 3 पोर्ट्स जा रही होंगी, देखने वाले को लग रहा होगा कि यहाँ पे लूप जनरेट हो रही हैं, लेकिन हमने उन तीनों पोर्ट्स को आपस में बाइंड कर दिया होगा, और फिर उसके बाद वो बेसिकली लूप्स भी नहीं जनरेट, क्योंकि एक पोर्ट है ना, फिर तीन की एक बन जाएगी, फिर डाटा भी आपका लूप्स में नहीं जाएगा। यूनाइटेड यू स्टैंड्स, डिवाइडेड यू फॉल, आप लोगों ने सुना होगा, एक किसान और उसके बच्चों की कहानी भी है ना, कि लकड़ियां जो है ना वो अलग अलग करके तोड़ो तो सबने तोड़ दी थी, और उसकी मिलके एक जो है ना जमगट्ठा बना दिया था, तो वो फिर कोई भी नहीं तोड़ सका था। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही कंसेप्ट जो है ना, उसको जहन में रखें ताकि आपको इथर चैनल का मकसद समझ आए। यहाँ पर भी वही काम है कि इंडिविजुअली जो पोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब हम इन मल्टीपल पोर्ट्स को आपस में बाइंड कर देंगे तो ये मल्टीपल पोर्ट्स मिलकर एक ही पोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगी। नोटेड? ये कंसेप्ट है इथर चैनल का, इसको अपने पास नोट कर लें अपनी अपनी वर्डिंग में सारे। इंडिविजुअली अलग अलग जब पोर्ट्स होंगी तो ऑब्वियसली उसमें इतनी ज्यादा उनकी पावर नहीं होगी जैसे हमने देखा था, लेकिन उनको जब हम मिलाकर एक ही पोर्ट के तौर पर यूज करेंगे तो तमाम इंटरफेसेस का डेटा जो है ना एक ही वक्त में चला जाएगा, बफरिंग होने से हमारा जो है ना नेटवर्क बच जाएगा। तो ये बेसिकली पर्पज होता है इथर चैनल का, कि टू एग्रीगेट मल्टीपल लिंक्स इनटू अ लॉजिकल बंडल। बहुत सारे लिंक्स होते हैं, उनको एक लॉजिकली एक बंडल में हम लोग बना देते हैं। लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब होता है कि देखने में नहीं लग रहा होता कि वो एक है,
लेकिन हम उनके कॉन्फ़िगरेशंस के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए, कमांड्स के जरिए उन मल्टीपल्स को एक बना देते होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंटर वीलैन राउटिंग पढ़ा था, तो हमने फिजिकल इंटरफेसेस, एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस को हमने कहा था कि 100 ऑफ लॉजिकल इंटरफेसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने किया भी था कि एक फिजिकल पोर्ट के अंदर हम मल्टीपल आईपीज असाइन करते थे। कैसे? उसके अंदर लॉजिकल आईपीज जो है ना असाइन करके, लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट करके। वो दोबारा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को जो न्यू लोग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली पर्पस होता है, ताकि बेसिक असल पर्पस क्या है, बैंडविड्थ की लोड बैलेंसिंग हो रही होती है हमारे पास। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये होता कैसे है, इसको, इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग थोड़ी। ईथर चैनल है हमारे पास, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक तरीके से भी इस ईथर चैनल बना सकते हैं हम लोग, और डायनेमिक तरीके से भी बना सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक से मरा दिया कि दोनों तरफ फिक्स ईथर चैनल की हम लोग बंडलिंग कर देते हैं और उसकी कमांड दे देते हैं, और वो आपके पास चैनल बन जाता है। लेकिन डायनेमिक जो होता है ना, डायनेमिक में हम प्रोटोकॉल चलाते हैं। ठीक है, डायनेमिक में प्रोटोकॉल चलाते हैं। दो प्रोटोकॉल्स होते हैं डायनेमिक के केस में, एक होता है LACP और दूसरा होता है PAGP। LACP स्टैंड्स फॉर लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है PAGP। ये पूछिए, किसी का स्पीकर ऑन हुआ है? PAGP, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल इधर नहीं आता, बस पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इनमें से जो LACP है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये ऑल वेंडर्स के ऊपर अप्लाई होता है। जबकि जो PAGP है, ये बेसिकली सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसमें इसके जो मोड्स होते हैं एक्टिव और पैसिव होते हैं। जबकि जो होता है और ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो कि तमाम तर लिंक्स के ऊपर काम करता है, तमाम वेंडर्स के ऊपर काम करता है। तो दूसरा है PAGP, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ये जस्ट जैसे हमारे पास अभी सिस्को की डिवाइसेस है, तो इनके ऊपर तो अप्लाई होता है, लेकिन बाकी वेंडर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, प्रोप्राइटरी से मुराद ये होती है। इसके जो मोड्स होते हैं वो ऑटो और डिजायरेबल होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लिंक LACP होता है, ये अप टू 8 लिंक्स जो होती है ना, उनको एग्रीगेट किया जा सकता है। सिस्को का प्रोप्राइटरी है, उसकी सर मलकियत अप है टू बेसिकली। 8 मतलब लिंक्स? लिंक से मुराद है कि दरमियान में कितने इंटरफेसेस को आप बाइंड कर सकते हैं इस केस में आपस में। अप टू 8 लिंक्स कैन बी एग्रीगेटेड बाइंडेड टू वर्चुअली मेक अ सिंगल लिंक, LACP के केस में, और इनके केस में बेसिकली LACP। उसके बाद ब्रॉडकास्ट जो होती है ना यहाँ पर, वो कभी भी वापस नहीं आती। इसमें ये ना समझिएगा कि जो आपकी इनग्रेस पोर्ट होगी उसमें वापस ब्रॉडकास्ट, जो भी आपकी डाटा से नेटवर्क से एग्जिट होगी, वो वापस रिवर्स आएगी। इसलिए क्योंकि लॉजिकली तो वो एक ही पोर्ट के तौर पर काम कर रहे होंगे, सिस्टम तो उसको समझ रहा होगा, फिजिकली बेशक वो डिफरेंट पोर्ट्स हों, और आपको नजर भी आएगा। और आप देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हम खत्म भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये जो एक एक्टिव और दो बैकअप हैं, ये सारी की सारी एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो लॉजिकली तो सेम होंगी आपस में, लॉजिकली तो वो एक होगी। दैट्स वाई। और लेकिन उससे हटके फिर एक अलग से इस चैनल से बनाएंगे, तो फिर वो बैकअप पे रहेगी और वो डाउन ही रहेगी। लेकिन जिनको हमने बाइंड कर दिया, जिनको मर्ज कर दिया, वो बेसिकली सब अप हो जाएंगी, सब लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देंगी, और सभी जो है वो बेसिकली डाटा को पास करना स्टार्ट कर देंगी। ये बेसिकली इसका, इसके फीचर्स होते हैं।
जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वही चीज़ यहाँ पर भी हमने मेंशन की हुई है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा भी दिया है कि एक लिंक यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, यहाँ तक डेटा पहुंच गया, इट्स ओके नॉर्मल। लेकिन जैसे यहाँ से एक और लिंक हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो ब्रॉडकास्टिंग जब स्टार्ट होगी तो सेकंड लिंक अगर अप रहेगी तो ऑब्वियसली वहां पर लूप्स और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो जाएगा। उसके लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसको क्या कर देता है, या डाउन कर देता है या अल्टरनेटिव पोर्ट बना देता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है, वहां पर 2 पोर्ट्स लगाई थी, हमने 3 पोर्ट्स लगाई हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग बेसिकली मल्टीपल लिंक्स जो है ना उनको हम सिंगल लिंक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये ईथर चैनल कहलाता है। ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा कि मल्टीपल लिंक्स कैन बी एग्रीगेटेड इनटू virtual single link which is called ether channel or ether channeling या इंटरफेस चैनल पोर्ट, ये हम लोग कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पर्पस क्या होता है हम लोगों का, एक तो लोड शेयरिंग हो रही होती है, सबसे अहम चीज बैंडविड्थ कंट्रोल और बैंडविड्थ मैनेजमेंट हो रही होती है इसके केस में। और दूसरा जो बैकअप पाथ्स होते हैं वो भी उनको हम लोग बैकअप ही रखने के बजाय, क्या पता 10 साल तक हमारा कोई लिंक डाउन ना हो, तो वो जो केबल लगा के हमने रखी हुई है 10 साल तक डाउन रहेगी, तो ये एक अच्छी चीज तो नहीं है ना, उसको भी तो यूटिलाइज करवाना चाहिए हमें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस वजह से हमारी अगर कोई एक पोर्ट खराब भी दरमियान में हो जाए तो सिस्टम तो आपका चल रहा होगा, रन कर रहा होगा, इस वजह से उसको हमने एक्टिव ही रखना है, ठीक है। उसके लिए अब देखें, हम लोगों ने ये स्विचेस थे, इनके दरमियान में 4 लिंक्स कनेक्ट कर दिए, 4 लिंक्स हम लोगों ने ऐड कर दिए। और ये बेसिकली इस चीज का ये मतलब है कि लॉजिकली हमने इनको आपस में बंद कर दिया, ठीक है, इनको जोड़ दिया। जैसे हम लोग वो लकड़ियां बांध देते हैं आपस में, ऐसे ही इनको भी हमने लॉजिकली आपस में बांध कर एक बना दिया, 4 की एक बना दी हम लोगों ने। दीज ऑल और पोर्ट्स शुड बी ऑफ, हाँ ये चीज हमने जहन में रखनी है कि इनकी बैंडविड्थ सेम हो, ये नहीं कोई इथरनेट हो, कोई फास्ट इथरनेट हो, कोई गीगाबिट इथरनेट हो, इनकी जो कैपेसिटी है बैंडविड्थ जो है वो सेम सेम होनी चाहिए जैसे सारी फास्ट इथरनेट की हो। और उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। सेम कॉन्फ़िगरेशन से मुराद यह है कि अगर LSCP पे हैं आप लोग तो एक ही प्रोटोकॉल आपने चलाना है, ये नहीं है कि एक साइड पे आपने सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल चलाया हुआ है और दूसरी साइड पे ओपन स्टैंडर्ड चलाया हुआ है, या एक तरफ आपने स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, दूसरी तरफ डायनेमिक की हुई है। जो एक साइड पे होगा, जो प्रोटोकॉल एक एंड पे चलेगा, जो मेथड एक एंड पे चलेगा, वही मेथड दूसरे एंड पे भी चलेगा, ठीक है। ये जहन में रखिएगा आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ। और इथर चैनल को किसी डायनेमिक प्रोटोकॉल के बगैर अगर आप लोग चलाना चाहें तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि आप उसको सिंपल मोड ऑन रखकर आप स्टैटिक मोड में भी चला सकते हैं, स्टैटिकली इथर चैनल मोड चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ऑटोमेटिकली चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, कोई लिंक डाउन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फिक्स हो रही होती हैं। तो dynamic is better as compared to static, लेकिन you can use the static as one and we also use according to the requirements in the organizations, ठीक है जी। और static जो होता है वो फिक्स एक कमांड से बस चल जाता है। आप अभी जनवरी बैच वाले हो या अक्टूबर बैच वाले थे? हाँ ठीक है, आपको अभी स्टैटिक ये चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, बहुत डिटेल में हम लोग इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर सिस्को के अंदर PAGP पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि डिफॉल्ट बंडलिंग करता है, सिस्को प्रोप्राइटरी के केस में होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 8 पोर्ट्स को सपोर्ट करता है बंडलिंग LSCP, और LSCP जो होता है वो बेसिकली 16 पोर्ट्स तक जो है वो सपोर्ट करता है इसमें। वो फिर क्या करता है एक्स्ट्रा बैकअप के लिए, ताकि अगर आप 8 के दो भी पूल्स बनाएं तो एक पूल को पूरे के आप एक्स्ट्रा बैकअप और एक को एक्टिव भी रख सकते हैं इस केस में। लेकिन आमतौर पर आपके पास 4 से 6 हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना केबल्स को यूज़ करते हैं बंडलिंग के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये भी तब उन इंटरफेसेस पे होता है, आमतौर पर नेचुरली नॉर्मली गीगाबिट की इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन गीगाबिट के इंटरफेसेस अगर तो हम लोगों ने कोर स्विच में आगे राउटर की तरफ लगाकर यूटिलाइज कर दिए, फिर आगे जो स्विचेस की तरफ हम लोग कनेक्ट करते हैं, तब फास्ट इथरनेट के इंटरफेसेस में इथर चैनल को बनाना और कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हम जब थोड़े से और मेच्योर हो जाएंगे एक पूरी लैब करेंगे जिसमें आपको फिर ये सारी चीज़ें एक साथ इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी, फिर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा।
और फिर वो चीज़ें जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये नोट्स मैं प्रीवियस नोट्स भी शेयर करूंगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के भी और ये वाले भी। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ, ये इससे पहले मैं ऐसा नहीं करता था, बस सिंपली बताता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वो लिखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल इंटरफेसेस लॉजिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही बात सारी यहाँ पर लिखी भी हुई है। ऑल बंडल्ड पोर्ट्स विल बिकम अ सिंगल लॉजिकल पोर्ट एंड ऑन अ सिंगल पोर्ट स्विच डज नॉट सेंड बैक इनकमिंग इंटरिंग ट्रैफिक बैक। यानी कि जो ट्रैफिक चली जाएगी किसी एक इंटरफेस से, उस पूरे उसमें से किसी भी पोर्ट के जरिए वापस रिवर्ट नहीं करेगा उस ट्रैफिक को इनग्रेस पोर्ट के जरिए, क्योंकि वो एक लॉजिकल स्विच तो उसको एक पोर्ट के तौर पर कंसिडर कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, हमने उसको समझाया होगा कि ये चार नहीं है भाई, ये चार की एक बन गई है अब। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जी सारे इथर चैनल के केस में। बाकी आगे ये मुख्तलिफ और एडवांस लेवल के स्विचेस एंड एक्सेस स्विचेस, उसमें भी कह रहे हैं कि ऐसे ही वर्चुअल पीसीज के लिए या फिर बैंडविड्थ शेयरिंग के लिए उसमें भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये समथिंग इट इज लिटिल बिट हाई। हम पहले बेसिक वो जो है उसको कवर कर लेते हैं, इतना ही आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मजीद जो एल होता है, इसके केस में जो आपके मूड्स जो होते हैं कि हम जो रखते हैं, वो एक एक्टिव और एक बैकअप मूड होता है, एक्टिव और पैसिव। और पैसिव, जब भी आपको एक्टिव और पैसिव नजर आएगा तो इसका ये मतलब होगा कि आप एलएससीपी की बात कर रहे हैं। वहां पर आपको पूरा एलएससीपी पीएजीपी नहीं नजर आएगा, आपको इनके मूड से इस चीज का अंदाजा होगा कि अभी हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल चलाएंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होंगे। ठीक है। और ऐसे ही जो पीएजीपी होगा उसमें ऑटो और डिजायरेबल होगा। डिजायरेबल, ये याद रखिए, ये मोड्स होते हैं बेसिकली। ये टोटल आपको जब हम कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे 5 मोड्स नजर आएंगे। एक तो स्टैटिक का, फिर उसके अलावा एक्टिव पैसिव एलएससीपी के केस में, और पीएजीपी के केस में ऑटो और डिजायरेबल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये केसेस होते हैं सारे के सारे। एक्सक्यूज में सर, आपका वो स्क्रीन बंद हो गई है। अभी हुई है या? जी जी सर, अभी हुई है। अच्छा, इट्स ओके। अब शो होगी। हाँ जी सर, अभी ऑन हो गई है। ठीक है, चलें जी। अब बताइए, इथर चैनल का मकसद समझ आ गया? ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है बेसिकली, जो कि ये काम करते वक्त भी आप देखेंगे, लेकिन मैंने जो भी थ्योरी थी, जो भी पॉसिबल चीज़ें थी, ये वो आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। इथर चैनल का बेसिक पर्पस समझ आ गया कि क्यों हम लोग बनाते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है ये। ठीक है। इसको देखें आगे, स्विच टू राउटर भी आप बंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके केस में भी हमने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इंटरफेसेस सेम होने चाहिए हमारे पास। कैपेबिलिटी कैपेसिटी इंटरफेसेस की जो है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर उसके लिए हमारे पास गीगाबिट ऑलरेडी इंटरफेस होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती हमारे पास। राउटर्स में आपको फास्ट इंटरनेट नज़र आएगा, लेकिन बहुत कम नज़र आएगा। ठीक है। वो तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो आगे हमारे पास नेटवर्क के अंदर और बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाती है। तो जब वो नहीं हो, या वो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं गीगाबिट होगी नहीं, जो हमने स्विच का मॉडल लिया हुआ लाजमी नहीं है हर जगह यही मॉडल हो। ठीक है, इस वजह से। या फिर ऐसे भी तो हो सकते हैं इसकी तमाम तरह इंटरफेसेस ही गीगाबिट इथरनेट के हों, लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये नहीं है। ये देखें, इसके तमाम इंटरफेसेस ही गीगाबिट के हैं। और आगे भी अगर कोई डिवाइसेस इसकी गीगाबिट की कनेक्टेड हैं, तो फिर हमें गीगाबिट की आपस में बंडलिंग करनी होगी। तो फिर उसके लिए भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि अभी हमारे पास गीगाबिट है तो क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। तो गीगाबिट के केस में जब सारे गीगाबिट हों, और हमें गीगाबिट से ज़्यादा 3-4 गीगाबिट का डाटा ट्रांसफर करना हो एक इंटरफेस से, तो वहां पर गीगाबिट की हमने आपस में बंडलिंग करनी है। समझ गए बात को?
फास्ट इथरनेट को नहीं, इनको नहीं। ये पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पर पढ़िएगा भी कि दीज ऑल, ये देखें ना मैन रेड लाइन से इसको मैंने मार्क किया हुआ है कि दीज ऑल पोर्ट्स शुड बी सेम बैंडविड्थ पोर्ट्स, जिनकी बैंडविड्थ सेम होनी चाहिए विद सेम कॉन्फ़िगरेशन भी, इवन ना कि सिर्फ बैंडविड्थ बल्कि मोड्स भी इनके अंदर सेम ही हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए और उनके फीचर्स भी सेम होने चाहिए, तब ये जाकर बंडल्ड होंगी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये इंटरफेसेस एक सीक्वेंस में हम इनको रखते हैं, कुछ हमने यहाँ पर रैंडम पोर्ट्स इसकी 6 इसकी 3 के साथ कनेक्ट की हुई है, तो दिस इज नॉट अ प्योर इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, तो हमने प्रॉपर इंटरफेसेस एक सीक्वेंस में रखते हैं क्योंकि पूरे रेंज ऑफ इंटरफेस को हमने बंडल करना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तीसरी छठी 10वीं ऐसी पोर्ट्स लगाएं, हम सीक्वेंस में पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज एक स्विच की पहली 3 पोर्ट्स अगले दूसरे स्विच की किसी और पोर्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी टेक्निक ये है कि लेट्स पहले स्विच की पहली 3 पोर्ट्स आपने रखी हैं, तो वो जो जहां पर लग रही हैं वो अगले भी स्विच की उन्हीं 3 पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हुई हुई हो, ताकि आपके जहन में स्केच बनाना आसान हो, आपको लॉजिकली कंसेप्ट समझ आ जाए कि हम ये कैसे कर रहे हैं। नहीं तो रैंडम अगर बस जहां पे दिल आएगा वहां पर लगाते जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। और प्रॉपर जो इंजीनियर होता है उसकी क्या अच्छी खासियत यही होती है कि वो चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखता है, और वो ऐसे चीज़ों को डिप्लॉय करता है कि आम नॉर्मल बंदे को भी वो चीज़ें समझ आ जाए। कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क के अंदर नहीं क्रिएट की जाती। जितनी ज़्यादा आप उसको स्मूथ और इजी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी आसानी होगी, और जहाँ पर आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसके लिए भी आसानी होगी। और इवन जब आप प्रपोजल दे रहे होते हैं कहीं पर प्रोजेक्ट का हम लोग, तो जितना ज़्यादा सिंपल हमने रखा होता है उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोजेक्ट हम विन करेंगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की होती है, अगर वो जो एडमिन है या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा जो क्लाइंट है उसको खुद ही नहीं समझ आएगी कि हम उसको क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी उतना ज़्यादा आसानी होगी। इस वजह से नेटवर्क के अंदर अभी हम लोग जब राउटिंग करेंगे आप मच्योर हो जाएंगे, फिर नेटवर्क की ब्यूटिफिकेशन का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, प्यारी प्यारी करके डायग्राम्स बनाएंगे, टोपोलॉजीज बनाएंगे, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो कि किस तरह से हम टोपोलॉजीज को बेहतर कर सकते हैं। और फिर मैं मजीद सीसीएनए में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क डायग्राम्स भी आपको बनाना आनी चाहिए। जैसे हम लोग कहीं पर कोई बनाते हैं डायग्राम्स, अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं लेकिन वो समथिंग अभी दूर हैं, मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको कुछ टोपोलॉजीज या फिर कुछ प्रोपोजल्स जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं कि ऐसे ऐसे आपका काम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली केस है सारा। अब हम लोग यहाँ पर इनको पहले सबसे पहले रिमूव कर देते हैं और एक सीक्वेंस में इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी रैंडम लगी हुई है, सबको रिमूव नहीं करते हम लोग 17 18 19 को हम लोग आपस में मिला देते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्डिंग इनेबल कर देते हैं, वैसे ही 3 पोर्ट्स ऑन है और 2 पोर्ट्स ऑफ हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब इस पे जब डिप्लॉयमेंट कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे, उसके लिए इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्विच के अंदर हम लोगों को हमेशा जो है ना होस्ट नेम चेंज रखना चाहिए, जब भी कोई भी स्विच अप ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उस स्विच का नाम रखें। लेट्स सपोज यहाँ पर हम बैठे हुए सिस्कॉम में, तो होस्ट नेम हम लोग रख लेते हैं सिस्कॉम 1, स्विच नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड्स भी आने चाहिए, इनेबल हम लोग पासवर्ड करते हैं, और पासवर्ड को हम लोग दे देते हैं syscom.com। ठीक है, हो गया, ताकि दोबारा जब इस स्विच को एक्सेस किया जाए तो आपको पासवर्ड जो है ना देना पड़ेगी इनेबल। अब देखें, पहले पासवर्ड देंगे तो तभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन तक एक्सेस कर पाएंगे। सॉरी, दोनों में होता है सेम, इसमें भी कर लेते हैं इनेबल। सर मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज। सर होस्ट मैं नेम। ये अपना वो कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, ये जो बंडलिंग आप जितनी भी मजीद क्रिएट करते हैं दोनों स्विच के दरमियान, ये जितने भी स्विच हैं, तो बेसिकली बंडलिंग का मतलब भी यही होता है कि मतलब इसको जो उसका शेयरिंग है, लोड जी शेयरिंग, वो मतलब दरअसल करना है ना? हाँ,
अब क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं बस वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि बंडलिंग का मेन मकसद क्या होता है ज्यादा से ज्यादा करने का। एक तो लोड बैलेंसिंग है, और दूसरा ठीक। ये है कि हमारे पास जो कम इंटरफेसेस वाली कम बैंडविड्थ वाले इंटरफेसेस होते हैं उनको ज्यादा बैंडविड्थ के तौर पर बनाकर आगे डेटा को एक ही वक्त में फॉरवर्ड किया जाए। हम्म। हम्म। सही। सर ये जैसे फास्ट इथरनेट की अपना 100 होती है, उसको मतलब 100 से अब भी कर सकते हैं वैसे। तो अभी हम करने जा रहे हैं ना, यही देखे ना, ये फास्ट इथरनेट, ये 100 + 100 + 100 300 हम्म। थी, लेकिन अभी हमारे पास 100 ही जा रही यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि ये डाउन है, यहाँ से डाटा नहीं पास हो सकता। अब हम हम्म। इन तीन की 300 पूरी ऑन कर लेंगे यहाँ पर 300 के तौर पर, ये फास्ट इथरनेट के बजाय ये 300 MB का डेटा जो है ना वो ट्रांसफर कर लेगी। ठीक। ठीक है। जी। उसके लिए इन इंटरफेसेस को सबसे पहले हमने एक्सेस करना है, कौन कौन से हैं, 17 18 और 19 है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करेंगे, इंटरफेस। एक तो नहीं है ना, मल्टीपल, एक वक्त में एक से ज्यादा इंटरफेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रेंज लिखेंगे तो तब मल्टीपल इंटरफेस सिलेक्ट होंगे, इंटरफेस रेंज। और अब हमारे पास देखिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, कौन कौन से ऑप्शन आए, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट। तो हमारे पास अभी हमने कौन सा यूज करना है, फास्ट इथरनेट, क्योंकि अभी हमने फास्ट इथरनेट की बंडलिंग करनी है। तो फास्ट इथरनेट आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 0/ हमें कौन कौन से थे, 17 18 19, 17 से लेकर 19 तक, सॉरी 19 तक, ऐसे हम लोगों ने जब किया। तो ये देखें, कॉन्फ़िगरेशन इफ रेंज, इसका ये मतलब है कि हमने एक रेंज ऑफ इंटरफेसेस में आ गए। फिजिकली अगर देखा जाए तो ये जो बेसिकली 17 18 19 ये तीन इंटरफेसेस को हमने एक ही वक्त में एक्सेस कर लिया। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी कमांड्स अब इसके बाद लिखेंगे, वो इन तीनों इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई होगी, ना कि किसी एक इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होगी। नोटेड। ठीक है। अब हम लोग करते हैं, चैनल ग्रुप। ठीक है, चैनल ग्रुप कमांड देंगे, और उसके बाद अब उसका नाम दें, ग्रुप नंबर देंगे 1 से लेकर 6 तक, जितने भी हम ग्रुप्स बनाना चाहें। ठीक है, लेट्स सपोज ग्रुप नंबर हम दे देते हैं 1। ठीक है, ग्रुप नंबर कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ ग्रुप नंबर आपने सेम देना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चैनल ग्रुप बना लिया। उसके बाद अब हम लोग उसका मूड रखना चाहते हैं कि किस मूड पे आप इसको चलाना चाहते हो। अब बात आती है वो जो मैंने बताया था, स्टैटिक की भी और डायनामिक की भी। इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो देखें वो 5 की 5 चीजें आपके पास शो होना स्टार्ट हो गई हैं, एक्टिव, पैसिव, ऑटो, डिजायरेबल और ऑन। ऑन किस केस में था, जब हमने स्टैटिक के लिए हमने चैनल ग्रुप को चलाना है, तो ऑन को यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, अभी हम सबसे पहले स्टैटिक के लिए सबसे आसान जो होता है वो चला के देखते हैं। ठीक है, इसको हम अभी क्या रख लेते हैं, ऑन कर देते हैं। अभी अगर इंटरफेस पोर्ट चैनल क्रिएट हो गया, और पोर्ट चैनल क्या हो गया, अप हो गया है, लाइन प्रोटोकॉल भी इनका अप हो गया है, यानी ये पूरे की पूरी तीन इंटरफेसेस मिलाकर एक बन गई है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा हमारी वो जो एक पोर्ट अप थी वो भी डाउन हो गई। अब हम यही काम दूसरी तरफ भी अप्लाई करेंगे, फिर जो चैनल पूरा क्रिएट होगा हमारे पास। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, इंटरफेस रेंज, फास्ट इथरनेट 0/17 से लेकर 19 तक। ठीक है, चैनल ग्रुप कौन सा रखा था हमने, 1 रखा था। मूड उसका हम लोगों ने क्या कर लिया था, ऑन रख लिया था। ठीक है, ये चैनल ग्रुप 1 मूड ऑन कर दिया। अब देखते हैं, अब यहां से इस साइड से डाउन है, लेट्स सी, वेट फॉर सम टाइम। ये देखें जी, दोनों तरफ ग्रीन हो गई। अब हमारा जो है ना डाटा यहाँ से कम्युनिकेट कर सकता है, और हमने 100 MB को 300 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारी लोड बैलेंसिंग भी हो रही होगी,
और इसके अलावा अब ये जो 3 इंटरफेसेस में यहाँ पर बफरिंग हो रही थी वो भी हमारी रिमूव हो गई और डाटा हमारे पास पैरेलल में जा सकता है और आपके पास किसी किस्म का कोई जो है ना फ्रेगमेंटेशन नहीं क्रिएट होगी नेटवर्क के अंदर। तो दिस इज अ स्टैटिक मेथड, सिंपल है, लेकिन ये आपके पास जो है ना अप्लाई कम होता है, इसके बजाय हम इसको डायनेमिक में रखते हैं। ठीक है, अब लूप नहीं क्रिएट होगा, कभी भी नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि फिजिकली हमें देखने में ये 3 लग रहे हैं, लेकिन असल लूप देखने में लूप आते हुए नजर आती है, लूप यानी डाटा वापस आते हुए नजर आता है, जाते हुए। असल काम तो सारा सॉफ्टवेयर कर रहा होता है ना, लॉजिक में हो रहा होता है। तो लॉजिकल में ये एक है। अब हमने इनकी ग्रुप चैनल ग्रुप में हमने इसको सिंगल मोड में लेके आ गए हम लोग, इसको एक ही ग्रुप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और एक लॉजिकली हम लोगों ने इनको 3 फिजिकल इंटरफेस को एक लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बेसिकली 300 MB के तौर पर ये काम कर रही होगी। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, सिंपल इसको रीस्टार्ट करते हैं अभी रिमूव करने के बजाय, क्योंकि और तो कोई कमांड है नहीं। अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम दोबारा से अप्लाई करते हैं जो एल एस सी पी। यहाँ पर चूंकि एल एस सी पी पी ए जी पी दोनों अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि अभी हम सिस्को में हैं। लेकिन अगर कोई और वेंडर होता तो वहां पर आपको जस्ट एल एस सी पी नजर आता, पी ए जी पी नहीं नजर आता। ठीक है, इंटरफेस रेंज वही इंटरफेस की रेंज होगी 0/17 से लेकर 19 तक। सॉरी, रेंज के आगे हम लोगों ने ये भी तो बताना है ना कौन सा इंटरफेस है। फास्ट इथरनेट 0/17 से 19 तक। चैनल ग्रुप, लेट्स सपोज हम यहाँ पर 2 क्रिएट कर लेते हैं। मूड, अब यहाँ पर मूड का हमने ख्याल रखना है। ऑन की तो आपको समझ आ गई, स्टैटिक। ये देखें, इनेबल जस्ट इथर चैनल क्रिएट करता है यहाँ पर। एल एस सी पी और पी ए जी पी के केस में हम लोगों ने देखा था बाकी क्या, कि यहाँ पर तो हम लोग जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरफेसेस को कर सकते हैं। वहां पर जो बेसिकली पीएजीपी है उसके केस में 8 और जो एलएससीपी है उसके केस में 16 पोर्ट्स का चैनल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो है ना डायनेमिक को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे एक्टिव और पैसिव की हम लोगों ने बात की थी, ये दोनों क्या इनेबल्स एलएससीपी अनकंडीशनली, और ये भी इनेबल्स एलएससीपी ओनली इफ एलएससीपी डिवाइस इज डिटेक्टेड। तो इस वजह से इसको अगर एक्टिव रखेंगे और ये पैसिव भी होगा तो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दोनों तरफ एक्टिव रखते हैं तो तब भी ओके है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मूड्स जो है ना दूसरी दोनों तरफ रखने की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ एलएससीपी को पहले डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि ओपन स्टैंडर्ड है। समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन ईथर चैनल के केस में इतना आप सीसीएनए जब करके जाते हैं तो सबको पता है कि आपको ईथर चैनल का सिंपल मतलब पता है कि फिजिकल इंटरफेसेस, फिजिकल डिफरेंट इंटरफेसेस को लॉजिकल सिंगल इंटरफेस में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो आपसे ये पूछते हैं कि एलएससीपी के केस में आप एक्टिव और पैसिव का जो कंसेप्ट है वो समझाएं। फिर आप उनको बताएंगे कि अगर एक तरफ एक साइड पे आप एक्टिव है आपका, हमने मूड अगर एलएससीपी का एक्टिव रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ पैसिव भी है तो आपकी चैनल जो है वो अप हो जाएगा और चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ अगर एक्टिव है तो तब भी क्रिएट हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन क्या रहता है, दोनों तरफ पैसिव है, तो पैसिव है तो फिर चैनल नहीं क्रिएट होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि इनेबल एलएससीपी ओनली इफ एलएससीपी डिवाइस इज डिटेक्टेड। तो डिटेक्ट कब होगी? जब उसको ऑलरेडी हम लोगों ने जो है ना पैसिव, दोनों तरफ ही पैसिव पैसिव रखा हुआ है, एक तरफ एक्टिव होगा तब डिटेक्टेड होगी ना। तो सिंपल बस मुद्दा ये है, अलमुख्तसर ये है, जिसको गहराई नहीं समझ आई, कि एक तरफ हमारा एक्टिव होना जरूरी है इस एलएससीपी को। ठीक है, फिर ऑटो एंड डिजायरेबल। ऑटो एंड डिजायरेबल सेम कंसेप्ट है, जस्ट बस सिस्को के केस में वो नाम चेंज किए हुए हैं, पर्पस सेम है हमारे पास। देखें ना, इनेबल पीएजीपी अनकंडीशनली, यानी डिजायरेबल यहाँ पर एक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, जबकि जो ऑटो है वो जब दूसरी तरफ भी कोई ऑटो वाला डिटेक्ट होगा तो आपके पास काम करेगा। क्लियर होगी बात? तो अब हम लोग क्या रखते हैं, अब हम लोग एलएससीपी को करते हैं एक्टिव यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, अब ये स्टेट
डाउन थी, अप हो गई, अप हो गई और अप भी हो गई। पहले एक दफा इंटरफेस सारे डाउन करता है और उसके बाद अप करता है। क्यों डाउन होता है? तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, और जब वो वापस अप हो जाते हैं तो वो बेसिकली उस चैनल ग्रुप का पार्ट बने होते हैं। लॉजिकली वो बेसिकली एक किसी फ्रेगमेंट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। फ्रेगमेंट, सॉरी फ्रेगमेंट नहीं होता यहाँ पर। ये हो गया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको कोई ट्रेस कर लेगा तो फिर आप हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/17 से लेकर 19 तक। चैनल ग्रुप 2 हमने बनाया था। मोड एक्टिव लेट्स हम कर देते हैं, ठीक है। इसने भी सबको ऑन कर दिया। नाउ लेट्स सी। ये देखें, फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया सिंपली, आपको पता है मैंने कल बताया था। तो अब ये डायनेमिकली आपका जो है ना चैनल क्रिएट हो गया है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। नाउ लेट्स सी जी। चैनल ग्रुप सिंपल जो हमने पहली कमांड यूज की थी, मोड एक्टिव था, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पैसिव कर देते हैं। अब दोबारा से ही डाउन हो गया। नाउ लेट्स सी, देखें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑटो डिजायरेबल। अब आप लोग लैब अपने घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। ये बेसिकली पर्पस होता है इथर चैनल का एक्टिव और पैसिव के केस में, ऑटो डिजायरेबल केस में और स्टैटिक केस में। और ये बेनिफिट्स होते हैं इथर चैनल को अप्लाई करने के नेटवर्क के अंदर, जो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जी क्लियर हुआ है। आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल था, उस समय अब ज़्यादा अच्छा समझ आया होगा आपको, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल थोड़ा सा इससे मुश्किल था, लेकिन ये तो हम अक्सर यूज़ करना पड़ता है हमें ये चीज़। सर बिल्कुल समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। गुड। बाकी तो सारे मेच्योर स्टूडेंट्स हैं जो कि पुराने, कासिम, सुफियान, कासिम, कासिम अली भट्टी, आप देखे ना फिर गुम हो गए थे। बताऊं मैं उमर साहब को? कासिम, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं दरमियान में इसका मतलब अटेंडेंस एक लगाया करूं, बाज लोग जो है ना मेरे ख्याल में ऑन करके चले जाते हैं क्लास। कासिम अब्बासी, आप हैं, हमें सुन रहे हैं? हाँ ठीक है, आपने ऑन कर दिया, इट्स मीन आप यहाँ पे हाजिर हैं। कासिम अली भट्टी, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप हैं यहाँ क्लास में? रुक के मैं आपको ग्रुप में मेंशन करता हूँ फिर। वो अभी स्टार्ट हुआ है ना, उमर साहब क्लास करवा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं। हाँ जी, ये फ्राइडे सैटरडे संडे सर उमर की क्लास होगी। आप में से जो जो लोग वो जैन सीसीएनपी की बात कर रहे हैं, आपने तो सीसीएनपी कहा है, एनए की बात कर रहे हो आप? एनए इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खैर है, कोई बात नहीं, उसको हम दोबारा करेंगे। क्योंकि अब मेरी कोशिश ये है कि हम रमज़ान में ये स्विचिंग को कंप्लीट कर लें। ईद के फौरन बाद हम लोग जो है ना राउटिंग स्टार्ट करेंगे इस सीनियर क्लास में। और राउट जी, और फिर स्विचिंग जो है हम लोग जो है वो नई बैच की स्टार्ट करेंगे। खैर है, लेकिन सुने ज़रूर, आपने छुट्टी नहीं कर रही। कुछ तो समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बस ये बहुत है, जब दोबारा ये सुनेंगे तो आप मेच्योर हो जाएंगे। एक दफ़ा करने से वैसे भी ये चीज़ें नहीं आती, बार बार करने से आती हैं, ठीक है। अभी आपको 10% भी समझ आ रहा है तो इनफ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में रह चुके हैं, आपको अंदाज़ा है चीज़ों का, सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। लेकिन उनको अब इस सेंस में जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अब मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह।